अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन तनाव की आशंका को देखते हुए यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या में 4000 अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की गई है और अयोध्या को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस की टीम आम लोगों को सुरक्षा के बारे में जानकारी भी दे रही है और लोगों को शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए समझाया भी जा रहा है। तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए, कतई ये मत सोचिए, अपने दिल से सारे संशय निकाल दीजिए, किसी तरह का कोई संशय नहीं। आप लोग सुरक्षित हो, हम लोग और बाहर से बहुत सारा फोर्स आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय सब खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राम जन्मभूमि के इलाके से लेकर दूसरे अहम मंदिरों तक पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन अयोध्या के सभी इलाकों में पहरा बढ़ा दिया गया है। इलाके में आने वाले सभी लोगों और गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। अयोध्या में धारा 144 लागू है, यानी 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। पुलिस की नजर आने जाने वाले सभी लोगों पर है और कोशिश हर हाल में शांति व्यवस्था को बरकरार रखना है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वो रास्ता है जो राम जन्मभूमि की तरफ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा हुआ है, पुलिस फोर्स तैनात है और हर एक उस व्यक्ति को चेक किया जा रहा है जो इस रास्ते से जा रहा है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव जोन माना जाता है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर तमाम वो पीएसीज अयोध्या के अंदर डिप्लॉयड हैं जो यहाँ पर सुरक्षा के को बड़ी निगरानी से देख रही है। हालांकि अयोध्या की फिजा में तनाव जैसी कोई बात नहीं। एकादशी के मौके पर लाखों की तादाद में जुटे श्रद्धालुओं ने सरजू में डुबकी लगाई। घाटों पर और मंदिरों में भी भक्तिमय माहौल है। शहर हमेशा की तरह अपनी श्रद्धा में मगन है, लेकिन अयोध्या विवाद पर आने वाला फैसला इस शांति को भंग न कर दे, इसके लिए प्रशासन सतर्क है। सबसे ज्यादा चिंता सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली अफवाहों से है। बिना अनुमति कोई जुलूस, कोई जनसभा, ये सब नहीं होगी। 5 से अधिक लोग नहीं इकट्ठे होंगे। किसी तरह का फैसला के बाद कोई विजय जुलूस, ये सब चीजें नहीं होगी, नहीं निकले। सोशल साइट्स जैसे व्हाट्सएप, जो हमारे युवा लोग हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन चीजों पर कोई भी भड़काऊ मैसेज जो किसी की भावनाओं को आहत करे वो नहीं भेजना है। अयोध्या में हालात नियंत्रण में रखने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई है, लेकिन इसके अलावा यूपी के संवेदनशील जिलों में भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है। मुरादाबाद में पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों ने शहर में मार्च किया। शहर के अहम इलाकों में पुलिस टीम की नियुक्ति कर दी गई है। इसी तरह गोंडा में पुलिस लगातार निगरानी में जुटी है। प्रयागराज में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की विशेष नजर है। हिंसा के रिकॉर्ड को देखते हुए मेरठ प्रशासन खासतौर पर सतर्क है, तो वहीं दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी पूरी मुस्तैदी है। मैं इस समय राजधानी लखनऊ के सबसे वीवीआईपी इलाके में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे सामने लोक भवन है, मेरे दाहिनी तरफ आपको विधानसभा दिख जाएगा, सामने बापू भवन, यानी वो सभी महत्वपूर्ण इमारतें आपको दिख जाएंगी जो कि राजधानी लखनऊ की प्रशासनिक की जान कही जाती है या विकास व्यवस्था के विकास के पहिए की जान कही जाती है। और यहाँ पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आपको ठीक सामने पीएससी का एक ट्रक दिख जाएगा। और लोक भवन के गेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी लगातार जो पुलिसकर्मी है वो चेकिंग करते हुए दिख जाएंगे। यूपी में सरकार के आदेश से कई जिलों में अस्थायी जेलें बनाई गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया है कि अयोध्या पर फैसले से पहले लखनऊ और अयोध्या में हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे जाएंगे। इसी तरह यूपी सरकार अयोध्या पर फैसला आने के बाद शांत और व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब किसी भी दिन आ सकता है, लिहाजा राजनेता और धर्मगुरु भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को भी इस बात की चिंता है कि फैसले के बाद हालात न बिगड़े। इसीलिए चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में चीफ जस्टिस ने दोनों बड़े अधिकारियों से राज्य में सुरक्षा के इंतजामों पर चर्चा की। अयोध्या विवाद दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं की वजह से संवेदनशील है, इसीलिए सरकार इस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहती। केंद्र ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है और यूपी के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या और आसपास के जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बीच शांति बहाल रखने की अपील धार्मिक नेताओं की ओर से भी की जा रही है। जो भी अयोध्या के सिलसिले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट इंशाल्लाह आने वाला है, उसमें जो भी फैसला है उसका सब लोग एहतराम करें और किसी भी किस्म का जश्न या नारेबाजी या कोई भी एहतिजाज न करें, न कोई ऐसी बात कहें जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हों। और उसी के साथ साथ इस बात की भी अपील की गई, खासकर नौजवानों से, यंगस्टर्स से, कि सोशल मीडिया पर कोई भी इस सिलसिले में नेगेटिव कमेंट्स ना करें। हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनके
दिशा निर्देश पे नई दिल्ली के जो मार्केट है, जिस तरीके से यहाँ की भीड़ है, जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके बीच में मैं अभी यहाँ पे पालिका बाजार के दुकानदारों के साथ मिलके ये बात उन्हें कह रहा था कि जो आराध्य के लिए फैसला आ रहा है, आराध्य के घर का जो फैसला आ रहा है, उसमें आप काम रहें, कूल रहें। आजादी के बाद राम जन्मभूमि विवाद ने देश की राजनीति को गहरा प्रभावित किया है। इस मामले को लेकर कई वर्षों तक कोर्ट में सुनवाई चली। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर आखिरी फैसला सुनाने वाला है। आशंका है कि फैसला नए तनाव पैदा न कर दे, इसीलिए हिंदू धर्मगुरु भी लोगों से भाईचारे की अपील कर रहे हैं कि कोई भी उपद्रवी, कोई भी अराजक तत्व ऐसा न करे, क्योंकि अराजक तत्व हर जगह रहता है। उसका कोई टोपी पहन ले, कोई तिलक लगा के करे तो नुकसान देश का होगा, नुकसान समाज का होगा। तो इसलिए ऐसे अराजक तत्वों पे निगरानी रखने की आवश्यकता है। वहीं राजनीतिक गलियारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हलचल है, लेकिन सभी दल लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि अदालत का जो फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भी अपील की है कि वो इसका सम्मान भी करेंगे और अमन शांति भी रखेंगे। तो पूरे देश में सौहार्द का माहौल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई उत्तेजना की बात नहीं होनी चाहिए और एक मैसेज होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सही फैसला देंगे, न्याय करेंगे, तो उसको सबको मानना चाहिए। मैं समझता हूं कि सद्भाव स्थापित रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये इस तरह की संदेश आवश्यक है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को भड़काऊ बयान नहीं देने की नसीहत दे चुके हैं। इसके अलावा एनडीए के सांसदों को अपने इलाकों में अमन चैन के लिए अपील करने को कहा गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके कारण लगातार 3 दिन दिल्ली में लोगों को ऑड इवन से राहत मिलेगी। इस फैसले के बारे में आप जान लीजिए। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर 11 और 12 नवंबर को ऑड इवन लागू नहीं होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। रविवार यानी 10 नवंबर को ऑड इवन लागू नहीं होता, इस लिहाज से लगातार 3 दिन तक लोगों को इस सिस्टम से छूट मिलेगी। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए 4 नवंबर से ऑड इवन सिस्टम लागू है और ये 15 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को दिल्ली सरकार की तरफ से मदद देने का भी ऐलान किया। बुजुर्गों को जो यात्रा कराते हैं, हर बुजुर्ग के साथ एक जवान व्यक्ति उनके अटेंडेंट के रूप में भी जा सकता है। तो हमारी उसी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब जो लोग अमृतसर वाघा वाले रूट पे जाएंगे, उनको करतारपुर साहिब के भी दर्शन सरकार कराएगी और फ्री में दर्शन कराएगी। नोएडा में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा के फेज 2 इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूट की ई-रिक्शा और 2 तमंचे बरामद हुए। यूपी के रोहतक में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिजनों ने एक युवक की खेत में डंडों से पीट कर हत्या कर दी। लखनऊ के हजरतगंज में केमे की छात्रा ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस मामले में पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लोहे की सरिया से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लखनऊ में डीएचएफएल घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस ने शक्ति भवन पर घोटाले को लेकर पोस्टर लगाए, जिसमें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पर कई सवाल उठाए गए। यूपी के जालौन के माधोगढ़ तहसील में भंडारे का बचा खाना खाने से 24 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर बनी है। यूपी के बिजनौर में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामे के बाद मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक युवती नर्मदा पुल से नदी में कूद गई, जिसका काफी देर तक तलाश के बाद शव बरामद किया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के दौरान हुई बारिश से दूर दराज से आए संगतों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के हरदा में गांव में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार की बेटी से विवाह करने के लिए विशाखापट्टनम से आए मुस्लिम युवक की बारात का भव्य स्वागत किया।
यहाँ गांव में बहुत अलग तरीके से वो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। शहर में ये बात नहीं आ पाती है। यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो प्यार है वो सब बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ इधर इतना अच्छा स्वागत किया गया है, बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके चैरिटेबल फाउंडेशन के गलत इस्तेमाल के लिए करीब 15 करोड़ रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। साल 2016 में धोखाधड़ी और जबरन वसूली के मामले में आरोपी बनाए गए कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने मामले को झूठा बताया। कृति सेनन डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत में नजर आएंगी। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही खूब प्रशंसा हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR आधारित लोन सस्ता कर दिया है और सभी अवधियों के लिए ब्याज में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर विपक्षी दलों ने देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज ही के दिन रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए नोटबंदी की घोषणा की थी। तब उन्होंने इसे लागू करने के पीछे कई सारे कारण भी बताए थे। लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि नोटबंदी से देश को भारी नुकसान पहुंचा। इसीलिए दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को तुगलकी फरमान बताया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन RBI दफ्तर के सामने करना चाहा, लेकिन पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी। प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं माने और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन RBI दफ्तर के सामने करना चाहा, लेकिन पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी। प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं माने और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में देश में है मंदी की मार, हाउडी में मस्त मोदी सरकार और नोटबंदी की बड़ी मार, बेरोजगार हो गए हम यार जैसी तख्तियां थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि काला धन, आतंकवाद, बड़ी नोटों की जमाखोरी, नकली नोट को मुद्दा बनाकर की गई नोटबंदी पूरी तरह फेल है। साथ ही नोटबंदी होने के बाद सरकार की तरफ से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने जैसी बातों को प्रदर्शनकारियों ने बेईमानी करार दिया। आज से ठीक 3 साल पहले 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। लेकिन नोटबंदी के बाद धीरे धीरे इससे जुड़े एक एक आंकड़े सामने आने लगे, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस मकसद से नोटबंदी लागू की गई थी वो पूरा नहीं हुआ। जिसको लेकर लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए और नोटबंदी के 3 साल होने पर प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। हालांकि नोटबंदी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए लखनऊ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठियां पटककर खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ पुलिस के लाख समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और उन्हें रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन के लिए उतारू हो गए। हालांकि पुलिस ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की के हालात बन गए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नोटबंदी का सबसे बड़ा कारण काला धन था, जो कम होने के बजाय 3 साल में बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार का तर्क है कि नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा और काले धन में इस्तेमाल होने वाला पैसा सिस्टम में आ गया। लेकिन इससे जुड़े कोई आंकड़े 3 साल के बाद भी सामने नहीं आए। शायद यही वजह रही कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर कानपुर देहात में पैदा हुए खजांची नाम के एक बच्चे का एक बार फिर जन्मदिन मनाया। दरअसल नोटबंदी के ऐलान के बाद 2 दिसंबर 2016 को कानपुर देहात की महिला ने बैंक की लाइन में बच्चे को जन्म दिया था। इस बच्चे का नाम यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खजांची रखा था। अखिलेश हर साल उसका जन्मदिन इसी तरह मनाते हैं। पिछले साल अखिलेश ने खजांची के दूसरे जन्म दिवस पर उसे घर गिफ्ट में दिया था और इस बार भी उसे गिफ्ट दिया गया। पार्टी दफ्तर में केक काटा गया। इस मौके पर अखिलेश ने नोटबंदी के विरोध के अनोखे तरीके के लिए एक सपेरे को भी बुला रखा था, जिसने बीन बजाकर खजांची का जन्मदिन मनाया।
हालांकि खजांची की बर्थडे पार्टी के जरिए अखिलेश ने सीधे पीएम मोदी पर नोटबंदी को लेकर हमला भी बोला। आसपास के जितने भी देश हैं उनका पैसा मजबूत हो रहा है, हम डॉलर के मुकाबले कहां खड़े हैं? हमारा रुपया बताओ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? और अगर खजांची जैसे बच्चे का जीवन में कुछ बदलाव नहीं तो कहीं कोई बदलाव नहीं। नौकरियां, नौजवानों, रोजगार भूल जाओ आप। इसके अलावा अखिलेश ने तंज कसा कि नोटबंदी के वक्त कहा गया था कि इससे आतंकी और कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पुणे में भी नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन हुए और नोटबंदी को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गया। देखिए तस्वीरें, कैसे पुणे में लोग सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने नोटबंदी को जनता के साथ बड़ा धोखा करार दिया और दावा किया कि नोटबंदी के जरिए देश को आर्थिक तौर पर बड़ी चोट पहुंचाई गई है। आज क्या एका माणसाने रेटिंग करणाऱ्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर इस फैसले को मोदी सरकार का बिना सोचे समझे लिया गया फैसला करार दिया और सवाल किया कि उसे बताना चाहिए कि इस फैसले से देश को हासिल क्या हुआ है। नोटबंदी के लाभ को लेकर जो दावे किए गए थे उनको खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में गलत करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगी भी शायद इसे बेतुका फैसला मान चुके थे, इसीलिए 2017 के बाद उन्होंने इस बारे में टिप्पणी करना बंद कर दिया था। खुद रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के जितने नोट प्रचलन में थे वो करीब करीब सभी वापस आ गए थे। बड़ी संख्या में नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाने का दावा किया गया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं था। नोटबंदी से आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगने का दावा किया गया था, लेकिन इसका असर नहीं हुआ और आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने नोटबंदी को आतंकी हमला करार दिया और ट्वीट किया। ट्वीट आप देखिए, नोटबंदी आतंकी हमले को 3 साल गुजर चुके हैं जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, कई लोगों की जानें ले ली, कई छोटे कारोबार खत्म कर दिए, साथ ही लाखों भारतीयों को बेरोजगार कर दिया। डिमोनेटाइजेशन डिजास्टर, इस खतरनाक हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को अब तक सजा नहीं मिली है, ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमला बोला, पीएम मोदी पर निशाना साधा, ट्वीट किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में देश की मुद्रा को अमान्य करार दिया था। आज के तुगलक ने भी 8 नवंबर 2016 को यही किया था। ये रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट रहा। एक तरफ जहां नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने नोटबंदी को देशहित में फैसला बताते हुए कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। देखिए, सुबह सुबह प्रियंका जी को 4-5 ट्वीट करना ही होता है और बिना जाने कि आज देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में परेशानी है। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां भविष्य की संभावनाएं है, फिर भी इस तरह की ट्वीट करके वो क्या संदेश देना चाहती है? नहीं, मैं किसी के टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन एक नेता के नेतृत्व के द्वारा ये कहा जाए कि नोटबंदी से लोग त्रस्त हो गए, तो 3 चुनाव हो चुके हैं उसके बाद से, और तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त विजय मिली है और विपक्ष को इससे निराशा हाथ में आई है। विपक्ष निराश है और हताश है, इसलिए वो मुद्दों की तलाश में है। वहीं नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर जनता के बीच मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ लोग नोटबंदी के पक्ष में बोलते दिखे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। नोटबंदी के आज 3 साल पूरे हुए हैं और 3 साल पूरे होने के बाद जनता क्या सोच रही है, जब 3 साल पहले नोटबंदी हुई थी तो उस समय क्या सोच रहे थे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम भीम अग्रवाल है और मैं उद्योग चलाता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ मैं। अच्छा, इंडस्ट्रियलिस्ट है। यही लखनऊ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के रहने वाले हैं। 3 साल पहले अचानक जब आपको जानकारी हुई यार आज से तो 1000 रुपए के नोट बंद हो गए और जिस तरह से नोटबंदी हुई थी तो उस समय क्या फील आया था, दिमाग में क्या आया था? जैसा सबके संग हुआ था, एक बार हम लोग के लिए शॉकिंग था लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोगों ने इसका महत्व समझा कि ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्यों जरूरी है, और जिस तरह की ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हो रही थी तो उससे हमारी इंडस्ट्री भी परेशान थी, हम लोग भी परेशान। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, क्या नाम है आपका? आर.के. अग्रवाल। आर.के. अग्रवाल, लखनऊ। फैसला किया है, लेकिन इस फैसले पर सियासी कोहराम मच गया।
और यूथ कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि एसपीजी हटाए जाने के मुद्दे पर उसका विरोध जारी रहने वाला है। इससे पहले गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने का फैसला किया। अब उन्हें एसपीजी की जगह सीआरपीएफ के कमांडो द्वारा Z+ सुरक्षा दी जाएगी। ये फैसला सभी एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हाल के वर्षों में गांधी परिवार के लिए कोई सीधी धमकी नहीं रही है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा से भी एसपीजी घेरा हटाकर Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब ये सुविधा केवल मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिल रही है। मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर एक बड़ा फैसला किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके दोनों बच्चों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर से एसपीजी का कवर हटा लिया गया। आप देख सकते हैं हम इस समय मौजूद हैं 10 जनपद सोनिया गांधी के निवास पर और यहाँ पर अभी सीआरपीएफ के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर से एसपीजी का सुरक्षा कवच हटा करके अब उनको Z+ की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सरकार पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा का जायजा लेती रहती है और सुरक्षा घेरा इसी आधार पर बदला जाता है, लेकिन सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद सियासी पारा चढ़ना तय था और ऐसा ही हुआ। राजनीतिक विरोधियों के प्रति नफरत और ओछेपन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कि यही गलती श्री वीपी सिंह ने भी की थी। श्री राजीव गांधी जी की सुरक्षा वापस लेकर और फिर देश को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की उग्रवादियों द्वारा हत्या का पाप भुगतना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने के फैसले का विरोध किया और सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा व्यवस्था मौजूदा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा उनके निकट से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा व्यवस्था मौजूदा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा उनके निकटतम परिवारों को मिलती रही है। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ साल बाद 1988 में एसपीजी का गठन हुआ था। एसपीजी का सालाना बजट 375 करोड़ रुपए से अधिक है और इसे देश की सबसे महंगी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने गांधी परिवार से ये सुरक्षा हटाने का फैसला इस आधार पर लिया कि उन्हें कोई सीधा खतरा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार ने इस एसपीजी सुरक्षा घेरे को लेकर लापरवाही भी बरती। राहुल गांधी ने पिछले 4 सालों में 1892 बार एसपीजी का प्रोटोकॉल तोड़ा, तो वहीं प्रियंका गांधी ने पिछले 4 सालों में 339 बार बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी की यात्रा की। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने करीब 200 विदेश यात्राएं भी की, जिनमें एसपीजी सुरक्षा घेरा नहीं था। इसी तरह सोनिया गांधी ने भी पिछले 4 साल में 50 बार बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी की यात्रा की और इस दौरान वो भी 24 बार विदेश यात्रा पर गईं, जिनमें एसपीजी सुरक्षा नहीं थी उस दौरान उनकी यात्रा के दौरान। एसपीजी पर मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके एसपीजी को शुक्रिया किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि एसपीजी के भाइयों और बहनों को शुक्रिया, जिन्होंने कई वर्षों में मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए बिना थके काम किया। आपकी प्रतिबद्धता, समर्थन और आपके साथ ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए शुक्रिया। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। राहुल गांधी का यह ट्वीट। डेरा बाबा नानक में बने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होने में कुछ घंटे रह गए हैं, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि उद्घाटन स्थल पर बारिश का पानी भर चुका है। पीएम मोदी को जिस पैसेंजर टर्मिनल का उद्घाटन करना है, उसके चारों ओर पानी ही पानी है। आंधी तूफान से पंडाल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पंडाल पानी से लबालब है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम में पानी भरने की बात कही जा रही है। डेरा बाबा नानक में हुई भारी बरसात को लेकर टेंट सिटी और धार्मिक समागम वाली जगह पर पानी भरने की वजह से आज के धार्मिक समागम जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नई जगह है, रोड पर ही टेंट अब लगेगा और यहीं पर जो है कल धार्मिक समागम होंगे। पानी भरने की वजह से कई सारे सिख श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए कैसे टेंट उखड़ने की वजह से उन्हें जहां तहां बैठना पड़ा। हालांकि सिख श्रद्धालु इस बात से खुश हैं कि वो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व में शामिल होने पाकिस्तान जा रहे हैं। सिद्धू के कारण ही सिद्धू जरिया बना है। गुरु नानक देव जी के कारण सबसे पहले तो है सब लोगों की अरदास। सब लोग चाहते हैं पाकिस्तान कहता है कि फीस देना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री जाने, मुख्यमंत्री जाने,
हम तो दर्शन करने वास्ते आए हैं। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो 70-72 साल से मुझे मौका मिला है ना, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान में मौजूद करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए बना करतारपुर कॉरिडोर कल खुल जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर बनकर लगभग तैयार भी हो चुका है। हालांकि अभी भी कुछ काम बाकी है जिन्हें जल्दी पूरा करने की बात कही गई। ये जो टेंट सिटी बनाई गई है, साथ में लंगर हॉल बनाया गया है, साथ में इमरजेंसी और मेडिकल की व्यवस्था दी गई है, यही व्यवस्था है जिसको अब अगले 24 घंटे में ठीक करना है या अगले 48 घंटे में ठीक करना है, ताकि जब 10 तारीख से नॉर्मल पब्लिक आनी शुरू हो उनको कोई परेशानी ना हो। इस बीच भारत से आने वाले सिख श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पाकिस्तान में भी पोस्टर और बैनर लगाए गए, जिनमें पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। दरअसल पिछले साल भारत में 26 नवंबर को और पाकिस्तान में 28 नवंबर को इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया था। आजादी मिलने के बाद करीब 7 दशकों के बाद सिखों की इच्छा पूरी हुई और पाकिस्तान ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को भारत के साथ जोड़ने के लिए सहमति जताई थी, जो सपना पूरा होने वाला है। इंडिया न्यूज संवाददाता गगनदीप सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर की तैयारियों का जायजा लिया और दिखाया कि कैसे कल सिख श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा बाबा नानक में और आप ठीक मेरे पिछली तरफ देख सकते हैं कि करतारपुर साहिब का जो रास्ता है, जो टर्मिनल है, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हालांकि कल यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सुबह 9:30 बजे के करीब वो सुल्तानपुर लोधी बेर साहब गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होंगे। उसके बाद वो यहाँ पर आकर एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद तकरीबन 1 बजे जो है वो इस टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। तो ये वो टर्मिनल है जो पिछले साल 26 नवंबर को इसका नींव पत्थर रखा गया था और 13 दिसंबर से यहाँ पर काम शुरू हुआ था और अब हम कह सकते हैं कि ये काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। आखिरी फाइनल टच जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसी टर्मिनल के जरिए जो सिख श्रद्धालु हैं, जो नानक नाम लेवा संगत है, वो करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएगी और कल ही पहला जत्था जो करतारपुर साहिब के लिए रवाना होना है उसको हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे, जिसमें देश के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इनके साथ इस जत्थे में रवाना होंगे। और आपको अब ये दिखाते हैं जो कॉरिडोर का रास्ता भारत की तरफ से पूरा कर लिया गया है। ये कॉरिडोर का रास्ता है जो भारत की तरफ से पूरा कर लिया गया है। हालांकि ये पुल भारत की तरफ से तैयार कर लिया गया है, पर पाकिस्तान की तरफ से अभी भी इसका काम होना बाकी है। तो इसी के लिए एक पैरेलल रोड जो है वो भारत की तरफ से बनाई गई है, जो ठीक पाकिस्तान की तरफ जाके जुड़ती है। और बात करें यहाँ पर लगे हुए भारत के झंडे की, तो ये झंडा 300 फुट ऊंचा खास तौर के ऊपर यहाँ पर टर्मिनल के बाहर लगाया गया है। इस झंडे की खासियत ये है कि 5 किलोमीटर की दूरी से भी आपको ये झंडा दिखाई देगा। और अगर पाकिस्तान की बात करें, जहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर बना है, जहाँ पर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा नरोवाल में है, तो नरोवाल गांव में भी लोग ये भारत का झंडा जो है दूर से दिखाई देगा। हालांकि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर लगातार अपना रुख बदलने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से पट्टी खाई है। पाकिस्तान ने अब कहा है कि वो 9 नवंबर को करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आने वाले पहले जत्थे से भी $20 की फीस वसूलेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने $20 फीस वसूलने की बात कही थी, लेकिन कॉरिडोर के उद्घाटन के दिन यानी 9 नवंबर को छूट का ऐलान किया था। खुद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यह ऐलान किया था, लेकिन अब पाकिस्तान अपने पहले के रुख से पलट चुका है। इससे पहले 7 नवंबर को उसने पासपोर्ट जरूरी न होने की बात से भी पलटी खाई थी। तो ये बातें पाकिस्तान किस तरीके से लगातार पलटी खाता रहा है। करतारपुर कॉरिडोर की फीस पर भी पाकिस्तान ने अब पलटी मार ली है। पाकिस्तान की सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान के दूसरे फैसले को भी पलटते हुए 9 नवंबर को करतारपुर आने वाले भारतीय श्रद्धालुओं से $20 फीस वसूलने की घोषणा की है। अयोध्या पर फैसले से पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और ड्रोन से हर संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आगरा के फतेहाबाद इलाके में नशे में धुत एक शख्स ने सिपाही के साथ बदसलूकी की और तमाचा मारने का आरोप लगाया। तू चांटा नहीं मारा, तू गाली कौन दे रहा मुझसे? तो गाली चांटा कम मारा। नहीं रुक जा, ये क्या मारा? मेरे चांटा नहीं मारा है। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने को मंजूरी दी और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष कमल शर्मा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सांसद और अभिनेता सनी देओल समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। अयोध्या मुद्दे पर फैसला आने से पहले सीतापुर में पुलिस ने तैयारियां पूरी की और ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी का इंतजाम किया। फरीदाबाद में IRS के 69वीं पासिंग परेड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई, जहां उन्होंने राजस्व अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने पर जोर दिया।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विदुर कुटी गंगा मेले का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में सिवनी के पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन एरिया में शिकारियों के फंदे में फंसे भालू का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पश्चिम बंगाल के सियालदह राणाघाट डिवीजन में एक जगह रेल पटरी टूटी पाई गई, जिसकी वजह से करीब 1.5 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम के चलते गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के केलोंग और कोकसार इलाके में भारी बर्फबारी के चलते घर और सड़कें बर्फ की मोटी परत से ढक गई। राजस्थान में उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में एक तेंदुए के घुसाने से दहशत फैल गई। शेयर बाजार में लगातार 2 दिन से चल रही बढ़त शुक्रवार को थम गई और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 330 अंकों की गिरावट के साथ 40,323 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 103 अंकों की गिरावट के साथ 11,908 पर बंद हुआ। महाराष्ट्र में न सिर्फ सरकार का संकट गहरा चुका है, बल्कि बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती भी टूट की कगार पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 9 नवंबर यानी कल तक सरकार बनाना जरूरी है, लेकिन शिवसेना सीएम पद की मांग से पीछे हटने को राजी नहीं। इसीलिए बीजेपी ने भी शिवसेना को निशाने पर लिया। लेकिन इससे पहले फडणवीस राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शिवसेना को घेरते हुए आरोप लगाया कि नतीजे आने के बाद से ही शिवसेना का रुख बदल गया था। पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का हमको एक झटका इस बयान से लगा। हमने अपनी ओर से लगातार ये प्रयास किया कि उनके साथ वार्ता हो। वार्ता उन्होंने तोड़ी। हमने फोन पर बात करने के प्रयास किया, संदेशा देकर प्रयास किया। उन्होंने हमसे फोन पर भी बात करना गवारा नहीं समझा। नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच पिछले कुछ दिनों में तल्खी बढ़ गई। इस दौरान शिवसेना की ओर से तीखी बयानबाजी हुई। फडणवीस ने 2-2 कह दिया कि पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी के साथ दोस्ती नहीं रह सकती। शिवसेना के नेताओं ने लगातार मोदी जी पर हमला बोला। जिन शब्दों में हमला बोला, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे विरोधियों ने भी उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में कभी नहीं किया। हमारे वो संस्कार भी नहीं है और हम इस प्रकार की बयानबाजी करते भी नहीं है। वरना जिस भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं उससे भी कड़ी भाषा में उनको जवाब देना हमको आता है। इस प्रकार से बयानबाजी करते समय अगर कोई हमसे बातचीत करता है, इधर उधर बयानबाजी भी करता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा अलायंस नहीं हो सकता। फडणवीस के ऐसे कड़े बयानों के बाद संकेत मिल गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच रिश्ते फिलहाल ठीक होने के आसार नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे से उनके निजी रिश्ते अच्छे हैं। फडणवीस ने पिछले कई दिनों से हो रही बयानबाजी का भी जिक्र किया। फडणवीस ने साफ कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात नहीं हुई थी। फडणवीस के हमले के बाद उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाला और उल्टे बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और साफ कर दिया कि उनको झूठ बोलने वालों से रिश्ता नहीं रखना। पहले उनको सही करने दो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे मैं झूठा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर वो आगे जाकर भी कहेंगे कि मैं झूठा हूं तो मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, झूठ के साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो मैंने भी कभी अटल जी आडवाणी जी पर क्रिटिसिज्म नहीं किया है। और आज के दिनों में भी अभी आप मुझे बताइए कि पिछले कितने दिनों में मैंने नरेंद्र भाई को कुछ कहा है? नहीं कहा है। लोकसभा के बाद में और जो भी मैंने बात की है वो व्यक्तिगत आलोचना नहीं थी। जो भी पॉलिसी रहती थी उसके ऊपर मैंने उसकी आलोचना की है। और लोकसभा के बाद मुझे दिखाई मैंने कभी नरेंद्र भाई की आलोचना की है। और सबसे अहम बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि सीएम तो शिवसेना का ही बनेगा। दूसरी पार्टियों से समर्थन के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित भाई से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको यही कहा कि मैं एक ना एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये मेरा वचन मेरे पिताजी को मैंने दिया हुआ है। अगर आपके साथ आकर वो बन सकते तो आपके साथ, नहीं तो आपके बिना।
हिंदुत्व का नकाब पहनकर अगर कोई पार्टी झूठ कहती होगी तो क्या वो सही हिंदुत्व है, क्या वो सच्चा हिंदुत्व है? नहीं, आज तक मैंने कहा था कांग्रेस के कुछ धब्बे लगे हुए लोग अगर चल सकते हैं, मुफ्ती मोहम्मद के साथ आपकी सरकार चल सकती है। हाँ, महबूबा मुफ्ती के साथ आप बैठ सकते हैं। गोपाल कांडा, हाँ, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब चल सकते हैं। तो आप जो करे वो सही, ये कौन सी नीति होगी? दिल्ली के तीसरा जारी कोर्ट में शनिवार को वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसी झड़प के दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो वकीलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस वीडियो में उत्तरी दिल्ली के डीसीपी मोनिका भारद्वाज के साथ वकील धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले में डीसीपी मोनिका भारद्वाज का बयान भी आ चुका है, जिसमें वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। एक क्राउड कंट्रोल की सिचुएशन थी वहाँ पे नेचुरली, तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी हूँ। आई वेंट देयर एज अ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी। बाकी जैसा आप सबको पता है कि जुडिशियल इंक्वायरी इसमें ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, तो आई डेफिनेटली गो एंड गिव माय वर्जन देयर। सारे फैक्ट्स हम लोग वहीं पे प्रेजेंट करेंगे। एक जुडिशियल इंक्वायरी इसीलिए ऑर्डर की गई है कि सारे फैक्ट्स जो भी हैं दैट शुड कम ऑन रिकॉर्ड एंड वी विल आल्सो गिव आवर वर्जन देयर। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस बार भी ये हमला कृष्णा घाटी में किया गया। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुक्रवार सुबह 11:45 पर की गई, जिसके बाद से ही भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब जारी है। आपको बता दें कि एक ही दिन में दूसरी बार है जब पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इससे पहले शुक्रवार सुबह भी पाकिस्तानी सेना के केजी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया था। फायरिंग सर बहुत चल रही है, रात को भी फायरिंग हुई थी, अभी भी फायर होगी। तो परेशान है लोग, गरीब लोग हैं, कहीं मकान में छुप रहा है, कोई बकरी के साथ है, कोई भेड़ी के साथ है, परेशान है सब आदमी। तो क्या करें, हमारे इंडिया वालों ने भी बहुत फायरिंग हुआ, यहाँ से भी किया, जो मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो अभी भी फायर चल रहा है, अभी क्या करें? यहाँ पर बहुत फायरिंग हो रही है। हम स्टूडेंट जहाँ स्कूल से जाते हैं, क्योंकि ये एरिया भी बहुत दूर है, हमें गाड़ी पे चल के जाना पड़ता है। जब रात को फायरिंग होती है हमको बहुत घबराहट होती है। कई स्टूडेंट तो स्कूल जा ही नहीं पाते क्योंकि डर की वजह से। हर एक इंसान सोचता है कि मेरी जिंदगी बच जाए और इसीलिए स्कूल नहीं जा पाता। तो रात को बहुत फायरिंग हुई सर, हम भी बहुत डर गए। हमारे जो गाँव है, जो दिन को भी फायरिंग हो रही है सर। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर चिंता है कि मेरी जिंदगी बच जाए और इसीलिए स्कूल नहीं जा पाता। तो रात को बहुत फायरिंग हुई सर, हम भी बहुत डर गए। हमारे जो गाँव है, जो दिन को भी फायरिंग हो रही है सर। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की, साथ ही सरकार को जजों की नियुक्ति में तेजी लाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वो जजों की नियुक्ति तुरंत करे। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में देरी से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल को कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार से जल्द बात करे। एजी वेणुगोपाल ने कोर्ट को भरोसा दिया कि इस संबंध में वो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से जल्द बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी ओडिशा में वकीलों की हड़ताल को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। देश के कई हाई कोर्ट में जजों के कई पद खाली हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और कच्ची कॉलोनियों के लोगों को घरों का मालिकाना हक दिए जाने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और हंसराज हंस समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि पीएम उदय योजना के तहत सभी कच्ची कॉलोनियों का विकास किया जाएगा। हर एरिया में रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के मालिकाना हक मिलने की खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहे हैं और आज उनके आवास पे बैठ करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वो जो करीब 200 के आसपास जो हमारे आरडब्ल्यूए के चुने हुए लोग हैं, जो वो आरडब्ल्यूए जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी से है, उन लोगों ने सामने सामने बात करी। जब प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, कुछ सवाल कर रहे थे, कुछ प्रश्न उठा रहे थे, तो उनका जवाब दे रहे थे। और मैं समझता हूं आज दिल्ली को वो चीज मिली है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि निश्चिंतता मिली। उधर पाकिस्तान में सिख श्रद्धालुओं के स्वागत में बैनर लगाए गए। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले रास्ते पर सिख श्रद्धालुओं के स्वागत में पंजाबी में बैनर के साथ साथ भारत का तिरंगा भी लगाया गया। कर्नाटक में शिमोगा के डॉक्टरों ने बेंगलुरु के हड़ताली डॉक्टरों का समर्थन किया और विशाल प्रदर्शन निकालते हुए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में वकीलों की हड़ताल के दौरान एक जज के काम करने से गुस्साए एक वकील ने
जज संदीप जैन के साथ बदसलूकी की और स्टाफ को भी धमकी दी। बिहार की राजधानी पटना में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर एसएचओ एसके पुरी का चालान कट गया। इस दौरान एसएचओ एसके पुरी ने ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना भरा। चक्रवाती तूफान बुलबुल को लेकर ओडिशा के समुद्र तटीय इलाके में रहने वाले लोगों और मछुआरों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। अयोध्या पर फैसला आने से पहले गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा कड़ी की गई, जहां अधिकारियों ने सीसीटीवी समेत कई सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर यमुना तट पर हजारों दीपों की माला से जगमगा उठा, जो देखते बन रहा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के 92वें जन्मदिन पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अमित शाह ने घर पर जाकर बधाई दी। जयपुर में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब शराब के नशे में एक लड़की सड़क पर हंगामा करने लगी। शराब के नशे में धुत लड़की ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी की, इसके बाद जमकर हंगामा किया। लड़की अपने होशो हवास में नहीं थी, उसने लोगों को गालियां दी। पहले तो लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। लड़की अपने कार का दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई और वहां से गुजर रहे लोगों के साथ बदतमीजी भी की। कुछ देर तो ट्रैफिक जाम रहा, लेकिन बाद में लोग कार के बगल से निकलने लगे। लेकिन लड़की काफी देर तक वहीं पर खड़ी रही, सड़क पर हंगामा करती रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस दौरान ट्रैफिक भी वहां पर थम गया। काफी देर तक कुछ लोग खड़े होकर वहां पर तमाशा देखते रहे, लेकिन इसके बाद धीरे से लोगों ने साइड लेकर वहां से निकलना शुरू किया। इस दौरान लड़की आपत्तिजनक स्थिति में भी थी। हम इस तस्वीर को आपको जज का तस्वीर नहीं दिखा सकते, इस तस्वीर को हम आपको धुंधला करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं तस्वीरों के आधार पर इस लड़की ने किस तरीके से नशे में धुत होकर बीच सड़क पर हंगामा किया। जयपुर की ये तस्वीरें हैं, बीच सड़क पर इस लड़की ने गाड़ी खड़ी की, गाड़ी का दरवाजा खोला, अपनी कार का दरवाजा खोला, खड़ी हो गई। कभी गाड़ी के ऊपर भी ये लड़की चढ़ गई, सड़क पर भी ये चलती रही। इस दौरान वहां पर जमकर इसने गालियां भी दी वहां पर लोगों को। ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हैं, पिंक सिटी की तस्वीरें हैं, जहां पर शराब के नशे में लड़की ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर कार रोककर मस्ती की, लेकिन इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोग परेशान होकर है, ट्रैफिक भी वहां पर जाम हो गया। इस बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर लगातार अपना रुख बदलने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से पलटी खाई है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब कहा है कि वो 9 नवंबर को करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आने वाले पहले जत्थे से $20 की फीस नहीं वसूलेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने $20 फीस वसूलने की बातचीत कही थी, लेकिन कॉरिडोर के उद्घाटन के दिन यानी 9 नवंबर को छूट का ऐलान किया था। खुद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यह ऐलान किया था, लेकिन अब पाकिस्तान अपने पहले के रुख पर कायम हो गया है, क्योंकि इस बीच ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान की ओर से फिर से ये कहा गया है कि $20 की फीस वसूली जाएगी कल 9 तारीख को, यानी जिस दिन करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान कह सकते हैं सही ट्रैक पर आया है, अपने पुराने रुख पर आया है कि अब कम से कम जिस दिन करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होना है यानी कल, उस दिन फीस नहीं वसूलेगा पाकिस्तान। जो भी श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। और गगनदीप पवार साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गगनदीप, पाकिस्तान लगातार अपने रुख बदल रहा है, लेकिन सही बात तो कम से कम ये है कि सही ट्रैक पर, यानी जो पुराना रुख था पाकिस्तान का, उस पर एक बार फिर से आ चुका है। कल फीस वसूली नहीं जाएगी। देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि करतारपुर कॉरिडोर के खुलने पर खुद ही बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। कभी कहता है कि पासपोर्ट चाहिए, कभी कहता है नहीं चाहिए, कभी $20 फीस लगेगी, कभी नहीं लगेगी। तो पाकिस्तान क्या दिखाना चाहता है कि इनके अपने आप में अंदर सहमति नहीं बन पा रही। अगर बात करें इमरान खान की, तो वो ट्वीट करके कहते हैं कि पासपोर्ट को वेव ऑफ कर दिया गया है, आर्मी कुछ और बयान देती है। इमरान खान कहते हैं $20 नहीं लगेंगे, आर्मी कहती है लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इससे जो भारत में, जो पंजाब में सिख श्रद्धालु हैं, वो कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गगन, कम से कम जो श्रद्धालु कल पहुंच रहे हैं, कल करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन होना है, उनके लिए तो कम से कम ये अच्छी खबर है कि कल किसी तरीके की फीस उन्हें नहीं देनी होगी। कैसा माहौल है वहां पर श्रद्धालुओं के बीच में जो पहुंचने वाले हैं कल दर्शनों के लिए? देखिए, बात करें कल के जो डेलीगेशन की, कल सारे वीआईपी मूवमेंट है। 9 तारीख की बात करें, 10 की बात करें, 11 की बात करें और 12 की बात करें, तो इन दिनों में मोस्टली सारे वीआईपी की मूवमेंट ही होनी है। लोगों में काफी ज्यादा रोष भी इस बात को लेकर है कि अगर वीआईपी के लिए बात करनी थी तो इसका क्या फायदा। ये लोग तो खुद आसानी से अपनी फीस भर सकते हैं। कल बात करें तो कल तमाम वीआईपी जाना है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री, ऑल पार्टी डेलीगेशन, मनमोहन सिंह, तो इनके लिए तो $20 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करनी थी
ठीक है, चलिए गगनदीप हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गगनदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन गगनदीप की एक रिपोर्ट है जो कि वहां पर पहुंचे हुए थे। क्या कुछ वहां की नजारा, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ माहौल है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसका उद्घाटन किया जाएगा और अगर इस कॉरिडोर की बात करें तो जहां इसका सफर पहले 120 किलोमीटर का अमृतसर वाघा के जरिए होता था, वो सिर्फ महज 8 किलोमीटर का रह जाएगा। 3.80 किलोमीटर यहां पर है और 4 किलोमीटर पाकिस्तान की ओर है, तो 8 किलोमीटर का ये अब कॉरिडोर लोगों के लिए कल प्रधानमंत्री इसको समर्पित कर देंगे और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के मौके पर यह बड़ी सौगात पूरी नानक नाम लेवा और सिख संगत को मिलने जा रही है। कैमरामैन कृष्णा के साथ गगनदीप सिंह, इंडिया न्यूज, करतारपुर कॉरिडोर। और आखिर में अब आज का गीत चलते चलते। भारत की पॉप क्वीन कही जाने वाली मशहूर सिंगर उषा उत्थुप का जन्मदिन है। साल 2012 में आई फिल्म सात खून माफ में उन्होंने सिंगर रेखा भारद्वाज के साथ एक खूबसूरत गीत गाया था। उसी गीत के साथ आज आपको छोड़ जाते हैं।